आपने मुसलमान की बात की, मैं भी एक मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान होने की हैसियत से आपको ये बता दूं कि ज़बरदस्ती ना हम अल्लाहू अकबर कहते, ना हम ज़बरदस्ती हर हर महादेव कहेंगे। मुझे एक ऐसी कोई बात बता दें जिसके लिए उन्होंने, इस सरकार ने भी कोई ऐसा काम किसी एक मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया हो, किसी कोई एक स्कीम ऐसी आई हो जिससे जो है कोई मुसलमान को नुकसान होता हो। इमरान मसूद, जिनको, उनको भी मैं उतना ही जिम्मेदार मानता हूं जितना कि भारतीय जनता पार्टी को मानता हूं, क्योंकि उनकी और उनकी सोच में कोई फर्क नहीं रहा। माननीय प्रधानमंत्री को, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन वो हमारा देश के प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आरएलडी के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम जी मौजूद हैं। एक जिला अध्यक्ष के कंधों पर पार्टी को मजबूत करने की और चुनाव में उसे बड़ी जीत दिलाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चूँकि 5 महीने के बाद 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, तो आज हम विधानसभा चुनाव को लेकर इनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका राव साहब। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो किस प्रकार से आप देखते हैं? समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन भी है। देखिए, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, हमारा गठबंधन अब कोई नया नहीं हुआ है। ये पिछली लोकसभा चुनाव से गठबंधन लगातार चला आ रहा है। 3 पार्टियों का गठबंधन था, उसमें बहन जी ने गठबंधन को तोड़ा, लेकिन आरएलडी और समाजवादी का गठबंधन अभी अपनी जगह बरकरार है। जहाँ तक 2022 की चुनाव का सवाल है, मैं समझता हूँ कि आज किसान के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर, पेट्रोल डीजल के मुद्दे को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लेकर जनता बदलाव चाहती है। तो निश्चित तौर पे जनता विकल्प के रूप में आरएलडी और समाजवादी के इस गठबंधन को देख रही है और हम सरकार बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमें पूरी आशा है जनता से कि हम अपनी नीतियों के बलबूते पर सत्ता पे वापसी होगी हमारी। आपने बताया कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का पहले भी गठबंधन रहा है, लेकिन इस बार गठबंधन काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहा है, क्यों? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई ऐसे ज़्यादा उत्साहिकता की बात है, लेकिन हाँ, जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, 10 साल से हम लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, किसानों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा एक रेस्पॉन्स पब्लिक के ज़रिए में आ रहा है। और राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसानों की राजनीति की है। किसानों ने राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व को, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यों को सराहा है। तो हमें इस बात से पूरी संभावना है, जैसा आप कह रहे हैं कि उत्साहित है, उत्साहित नहीं बल्कि हमें यकीन है कि हमने जो आवाज़ किसान की उठाई है, जो सरकार को उसकी गलत नीतियों को हमने उजागर किया है और सड़कों पर आकर हमने आंदोलन किया है, तो किसानों को ये लगा है अब कि कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी के वारिस चौधरी जैन सिंह जी दोबारा चौधरी चरण सिंह जी की छवि को लेकर हमारे बीच में आए हैं। और पहले किसानों के बूते पर चौधरी चरण सिंह जी ने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया है। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पे है, तो मुझे वही पूरा विश्वास है कि चौधरी चरण सिंह जी के समर्थक माननीय मुलायम सिंह जी और लोहिया जी की विचारधारा के लोग मिलकर दोबारा से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गए। 2013 में जो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, उसके बाद से 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ और फिर 2019 में फिर लोकसभा चुनाव हुआ। तो आरएलडी जिस प्रकार का प्रदर्शन करती थी उस प्रकार का प्रदर्शन कर नहीं पाई, इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, जहाँ तक ये आरएलडी का ही मसला नहीं रहा, ये सभी पार्टियों के साथ हुआ है। 2014 का आपने जिक्र किया, 19 का जिक्र किया, 17 का जिक्र किया। ये हिंदुस्तान के साथ एक बहुत बड़ा, मैं इस बात को दुर्भाग्य कहूँगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी हमें एक जो वोट की ताकत हमें देकर गए हैं, उस वोट की ताकत को हम लोग अब तक सही तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पाए। हमारा हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हर तरह के लोग इसमें रहते हैं। इस जैसे देश में हिंदू मुस्लिम की बात करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय मामला है। यहाँ तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर का हक है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर का हक देता है। और बड़ी विडंबना इस बात की हो गई कि राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, उसमें मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता, कोई भी पार्टी हो, जब तक धार्मिक भावनाओं को भड़काकर या धार्मिक भावनाओं को भुनाकर, चाहे वो मुस्लिम की धार्मिक भावना हो, चाहे वो हिंदू की धार्मिक भावना हो, चाहे सिख की धार्मिक भावना हो, मैंने कहा किसी भी पक्ष की,
जब तक धर्म के आधार पर वोटिंग होती रहेगी, धर्म के आधार पर राजनीति होती रहेगी, ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान की तरक्की में एक बहुत बड़ी अड़चन है। इसको हमें निश्चित तौर पर ख़त्म करना पड़ेगा। हमें अपने लोकल मुद्दों पर हमें देखना चाहिए। हिंदुस्तान की साख कैसे बढ़े, हिंदुस्तान में रोज़गार कैसे पैदा हो, हिंदुस्तान में बहू बेटियां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे आपस में मिलजुल कर प्यार भाव से रहें। मतभेद हो सकते हैं, किसी काम को करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर कोई भी पार्टी XYZ कोई भी धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर राजनीति करे तो वो निंदनीय है। सितंबर में जो किसान महापंचायत हुई उसमें जो राकेश टिकैत जी हैं उन्होंने मंच से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा लगाकर जो 2013 का जो दंगा हुआ है उसके बाद से हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को पाटने का काम किया। लेकिन अब जो है मुस्लिम समाज के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम तो अल्लाहू अकबर तो कह सकते हैं लेकिन हर हर महादेव नहीं कहेंगे। देखिए ऐसा है, जो एक राकेश टिकैत जी ने जो वहाँ मंच से कहा, मैं उसकी सराहना करता हूँ, उसकी उनको बधाई देता हूँ। हमें आपस में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए। जो आपने मुसलमान की बात की, मैं भी एक मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान होने की हैसियत से आपको ये बता दूँ कि ज़बरदस्ती ना हम अल्लाहू अकबर कहते, ना हम ज़बरदस्ती हर हर महादेव कहेंगे। ये आस्था का सवाल है, जिसकी जिसमें आस्था है। और जहाँ तक मुस्लिम धर्म की बात है, हमारा धर्म हमेशा से, मुस्लिम धर्म ने ये बात कही है कि कोई भी किसी के भी धर्म को आप बुरा मत कहो, किसी के पैगंबर को, किसी के जो जिसका धर्म के प्रति आस्था है उसके दिल को मत दुखाओ। हमारे यहाँ तो दिल दुखाना मना है। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर, ये तो बहुत बहुत बात की बात है। तो मैं नहीं समझता इससे कोई बाहर चौधरी लोग बैठे होते हैं, मैं उन्हें राम राम कर लेता हूँ, गाली तो नहीं देता। हर हर महादेव कहें तो गाली तो नहीं किसी को दे रहे। कोई बैठा है उसे हमने नमस्ते कर ली, राम राम कर ली, तो हमने कोई गाली तो नहीं दी। या ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं धर्म से खारिज हो गया। आदमी को परमेश्वर को मानने की अपनी अपनी एक कला है, अपना अपना एक रास्ता है। मैं आप नमाज पढ़ के वो ऊपर वाले की इबादत कर रहा हूँ, आप मंदिर में जाकर हाथ जोड़ के इबादत कर, कोई गाली तो नहीं किसी को दे। तो धर्म तो कहीं राजनीति के उसमें कहीं अड़े आता ही नहीं। ये तो एक बेकार की बात है। लोगों का एक सांप्रदायिक ताकतों का एक एजेंडा है, उसको फैलाने के लिए। मैं नहीं समझता कि ये बहुत दिन चलने वाला है। अभी यूपी ATS ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है, उन पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। तो इस पर जो है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसको लेकर जो है सरकार राजनीति कर रही है। आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, राजनीति में संभावनाओं की बड़ा मार होता है। अगर वो वास्तव में ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे थे तो कोई भी मुसलमान उनके साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ धर्म में ज़बरदस्ती, मैंने आपको अभी भी कहा, ज़बरदस्ती की कहीं गुंजाइश नहीं है। अगर ज़बरदस्ती की गुंजाइश होती, कहीं धर्म में हम धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती कराते, तो जितने मुस्लिम ममालिक हैं, UAE है, सऊदी अरब है, कतर है और बहुत सारी ममालिक हैं, तो फिर वहाँ तो कोई हिंदू ना होता, वहाँ आज भी हिंदू रहने। तो ज़बरदस्ती तो धर्म परिवर्तन कराने की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। और इस बार ये जो ATS ने उनको गिरफ्तार किया है, जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये एक षड्यंत्र हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक धार्मिक भावनाओं को भड़कर, क्योंकि देखो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अब तक उनके पास उपलब्धि नाम की कोई एक चीज़ नहीं है जिसको वो ये बता सकें कि हमने 7 साल के केंद्रीय सरकार के उसमें या 4 साल के 4.5 साल के आपके प्रदेश सरकार में हमने ये उपलब्धि पाई है। उन्होंने तो ये भी कहा था, राकेश टिकैत जी ने, कि हो सकता है किसी कोई बहुत बड़े हिंदू का मर्डर करा दिया जाए। अभी एक हुआ है, अभी एक आत्महत्या हुई है। अब अगर मैं ये कहने लगूं कि साहब उसके पीछे भी कोई ना कोई साजिश है, तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई कुछ भी करे। बहरहाल मेरा व्यक्तिगत या मेरे नेता का व्यक्तिगत विचार ऐसा नहीं है। उन्होंने अभी कहा कि RLD किसानों की राजनीति करती है, किसानों के लिए काम करती है, लेकिन 2014, 2017 और फिर 2019 किसान तो सब RLD को छोड़कर भाग गया था। तो अब किस प्रकार की उम्मीद है? 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो किसान वापस क्यों RLD के पक्ष में आएगा? देखिए, आपने भी एक सवाल किया था पहले, सन 2013 में मुजफ्फरनगर में जब समाजवादी की सरकार होती थी, तो मुजफ्फरनगर में एक सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था। कवाल से एक चिंगारी उठी थी, कवाल कांड से, और उसका ध्रुवीकरण किया गया।
चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, उसका ध्रुवीकरण किया गया। तो 2014 से लेके और 2017 तक का चुनाव, चाहे उसमें वो विधानसभा हुआ हो बीच में, चाहे उसमें लोकसभा हुआ, 2019 तक, 2014 से लेके 2019 तक के चुनाव, चाहे 2 लोकसभा के हों चाहे एक विधानसभा का हो, उसमें तो नौजवान के साथ किसान के ऊपर इस तरह की एक दिमाग ऐसा बना दिया, जिसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, माफ़ करना मैं आपके सामने बात कह रहा हूँ, एक ऐसा दिमाग बना दिया कि हमारा धार्मिक संकट, हमारा वजूद, हिंदुत्व खतरे में आ गया है। हिंदुस्तान में हिंदुत्व खतरे में आएगा तो फिर सबसे पहले आप ये काम बात गए, सबसे पहले अपना हिंदुत्व बचा लो। तो ये जो पिछले चुनाव हुआ, ये तो एक बंटवारा हुआ सीधा सीधा विचारधारा का, कौन हिंदुत्व, ऐसा युवा के ऊपर, ऐसा दिमाग में उनके एक लेप कर दिया गया कि हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाए। बड़ी विडंबना की बात है कि यहाँ 130 करोड़ की आबादी और मुस्लिम की, आप यही मान लीजिए कि 30 करोड़ की आबादी मुस्लिम की, 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई, 30 करोड़ लोगों से 100 करोड़ लोगों को डराया गया कि ये तुम्हें ख़त्म कर देंगे। मुझे ये बता दें, वो मैं उन जो लोग इस धार्मिक उन्माद में भी आ गए थे, 14 से लेके 19, आज ये 21 हो गया, मुझे एक ऐसी कोई बात बता दें जिसके लिए उन्होंने, इस सरकार ने भी कोई ऐसा काम, किसी एक मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया हो, किसी कोई एक स्कीम ऐसी आई हो जिससे जो है कोई मुसलमान को नुकसान होता हो। ये कागज़ की नाव थी, चल गई, जैसा आप कह रहे हैं कि अब क्यों वापस आएगा, ये कागज़ की नाव थी, सन 14 से लेके 21 तक चली है। अब बहरहाल युवा रोज़गार मांगता है, हर आदमी सुरक्षा, बहन बेटियों की, अब बहुत बड़ा एक ढोंग रचते हैं भाजपा वाले कि साहब जो है इसमें कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन गुंडे बेखौफ होकर, गुंडे जो हैं या तो सलाखों के पीछे हैं या ऊपर जा चुके। आप डाटा उठा के देख लीजिए, अपराध के अंदर कोई कमी नहीं आई है, उनको छुपाया जा रहा है अपराध को, चाहे हाथरस कांड हुआ हो, हाथरस की बेटी का कांड हुआ हो, अनेकों अनेकों ऐसे कांड ऐसे हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं और जनपद सहारनपुर में 7 विधानसभाएं हैं, तो कितनी विधानसभाओं पर आरएलडी की दावेदारी है? देखिए, दावेदारी का तो मसला है, जो राजनीतिक पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टी होती है वो अपना चुनाव की पूरी तैयारी में रहती है। हम सातों की सातों विधानसभा पे चुनाव की तैयारी में है। उसमें आपको सफलता या असफलता कितने पे मिलती है, ये बात की बात होती है आपको, लेकिन जैसे जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये कंडीशनल बात आपको कह रहा हूँ, जैसे गठबंधन का मामला है, तो जिस सीट पे भी माननीय जयंत जी हाथ रख देंगे कि सहारनपुर से हमें वो सीट लड़ाई, उसे ही हम बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और हम मुख्य धारा में चुनाव लड़ेंगे। जीत हार मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलता, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, क्या होगा क्या नहीं जनता के हाथ में है। लेकिन हम अपना मैनिफेस्टो, अपनी चीज़ बहुत प्रबल तरीके से और किसान और मजदूर को केंद्र में रखते हुए अपना मैनिफेस्टो हमारा तैयार हो रहा है, उसको हम रखते हुए हम जिस विधानसभा में भी वो कहेंगे उस विधानसभा से हम चुनाव लड़ा देंगे। अंतिम सवाल है, 2012 में आप जो है विधानसभा बेहट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, अब 2022 विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या किसी प्रकार की कोई संभावना है? मैंने आवेदन किया है माननीय जैन जी को नकुड़ विधानसभा से, क्योंकि नकुड़ विधानसभा मैंने एक ऐसा, हालांकि बहुत मुश्किल चुनाव है, मंत्री के सामने में अगर मुझे चौधरी जयंत सिंह जी मुझे आशीर्वाद देते हैं तो एक मंत्री के सामने मेरा एक सामना होगा। और दूसरे वहाँ से जो मैंने क्यों चिन्हित की, इमरान मसूद, जिनको, उनको भी मैं उतना ही जिम्मेदार मानता हूँ जितना कि भारतीय जनता पार्टी को मानता हूँ, क्योंकि उनकी और उनकी सोच में कोई फर्क नहीं रहा। माननीय प्रधानमंत्री को, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन वो हमारा देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर वो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तानी, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन किसी के साथ बदतमीजी करना, किसी को अपशब्द कहना, इसका मैं कतई से कतई भी कहीं वो नहीं करता। उन्होंने कहा मैं बोटी बोटी कर दूंगा, छोटे लोटे की लड़ाई है, मैं उस बीच में से वो रास्ता निकालना चाहता हूँ कि एक तरफ एक संप्रदाय के लोग हैं जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग हैं जो सांप्रदायिकता के दोनों वोट का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ उस बीच में से मैं भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर और एक जिसको कहना चाहिए सेकुलरिज्म के नाम पर
मैं वहाँ बीच में से एक धारा निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नकुड़ विधानसभा, भेंट को छोड़ के नकुड़ विधानसभा चिन्हित की है। बाकी जैसे जैन जी का आदेश होगा उस पर काम किया जाएगा। आपने अभी कहा कि इमरान मसूद जी तो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, तो उनके जो भाई हैं नोमान मसूद जी, वो आरएलडी में अभी शामिल हुए हैं और गंगो विधानसभा से टिकट भी मांग रहे हैं। देखिए, नौमान मसूद का मेरे ख्याल से कोई भी एक बयान ऐसा नहीं आया होगा अब तक, मेरी जानकारी में तो है नहीं, कोई हो तो मैं कह नहीं सकता कि जो उन्होंने कोई सांप्रदायिकता का उनका कोई बयान आया हो। तो व्यक्ति व्यक्ति की सोच में फ़र्क होती है। मैं ये भी कह सकता हूँ आपको कि हो सकता है वो उन्होंने चुनाव जीतने के लिए, उन्होंने वो इमरान मसूद ने भी वो चुनाव जीतने के लिए बयान दे दिया हो, तो ऐसे बयान आना हो सकता है उनकी सोच वो ना हो, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उन्होंने बयान दे दिया हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि चुनाव जीतना ही एक मकसद नहीं है, ये एक हमारा गोल नहीं होना चाहिए, एक मोटिव नहीं होना चाहिए। हमारा मोटिव, हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। चुनाव अब नहीं फिर जीते जा सकते हैं, फिर नहीं फिर जीते जा सकते हैं, सत्ता आज नहीं कल, कल नहीं आज आ जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तान का एक रहना, हमारा सद्भाव बना रहना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। और इसमें सबसे बड़ी पहल राष्ट्रीय लोकदल ने ये की है कि आज वो जगह जगह भाईचारे हर विधानसभा में भाईचारा सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, सब उनको जोड़ा जा रहा है, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो ये थे हमारे साथ में आरएलडी जिलाध्यक्ष राव केसर सलीम जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें आरएलडी और सपा का जो गठबंधन हुआ है वह पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव में बनाएगा। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।